वर्ल्ड वार टू दुनिया का सबसे बड़ा और आखिरी विश्व युद्ध। आज इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की कि वर्ल्ड वार वन में जर्मनी एलाइज से बुरी तरह हार गया था और उन्हें युद्ध का जिम्मेवार ठहरा दिया गया था। उन पर भारी जुर्माने लगे थे। ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य और ऑटोमन एम्पायर टूट गए थे और जर्मनी को एक भारी जुर्माना देना पड़ा था। विश्व में इसके जितने भी कॉलोनीज थे सब विजेता देशों जैसे पोलैंड को दे दिए गए थे। जर्मन लोगों को यह सब एक बड़े अपमान के जैसा लगा था। जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था को इस बड़े जुर्माने को चुकाते चुकाते बड़ी आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ा था। बुरी तरह कमजोर पड़े जर्मनी में 1933 में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसमें नाजी पार्टी पावर में आई, जिसमें एडोल्फ हिटलर भी शामिल थे। वर्ल्ड वार वन से आए बड़े आर्थिक संकट को इस नई टोटलिटेरियन रजीम ने फिर से स्थापित किया और देश की मिलिट्री ताकत को फिर से समेटा। इटली हालांकि वर्ल्ड वार वन में एलाइड पावर्स के साथ मिलकर सेंट्रल पावर्स के खिलाफ लड़ा था, लेकिन जीत के बाद उसे बहुत कम रिवार्ड्स मिले थे, जिससे कि वो एलाइड पावर से नाराज था। 1922 से देश पर बेनिटो मुसोलिनी की फासीवादी पार्टी की डिक्टेटरशिप थी। इटली ने इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते पड़ोसी राज्यों पर कब्जा करना शुरू किया, जिसमें उसने इथियोपिया पर अधिकार जमाते हुए अल्बानिया पर हमला करने की भी तैयारी कर ली। उधर एशिया में जापान ने अपनी विस्तार नीति शुरू कर रखी थी। चीन में चल रहे सिविल वार का फायदा उठाकर जापान ने चीन की जमीन पर हस्तक्षेप किया। उन्होंने जैविक हथियार इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोगों की सामूहिक हत्याएं की। जर्मनी भी अपने राज्य का विस्तार करने लगा था, जिसकी शुरुआत उसने ऑस्ट्रिया पर कब्जा करके की। फिर उसने चेकोस्लोवाकिया के पश्चिमी हिस्से पर हमला कर दिया। यूरोप में इस समय दो लोग, हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी, क्रमशः जर्मनी व इटली के बड़े तानाशाहों के रूप में सत्ता में आ चुके थे। इटली व जर्मनी का इस कारण एक हो जाना स्वाभाविक था। इनका तीसरा साथी जापान, जिसने लगभग 200 साल तक अपने आप को दुनिया से अलग रहकर विकसित किया था, लेकिन जब अमेरिका ने उस पर व्यापारिक डोमिनेशन शुरू करके कुछ नाजायज ट्रीटीज के द्वारा उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करना शुरू किया, जापान के पास उस वक्त कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, तो उन्होंने चाइना के नॉर्दर्न पार्ट्स पर कब्जा करना शुरू किया, जिसका वेस्टर्न कंट्रीज ने विरोध किया। लेकिन जापान इससे बहुत नाराज हुआ और अपने आप को सुपीरियर समझते हुए उन दो देशों इटली व जर्मनी का समदृष्टि से समर्थन करने लगा। अतः ये तीनों देश मित्र बन गए। इन तीनों देशों की खुराफात, जिससे कि एक चिंगारी सुलगी और एक बड़ा विस्फोट वर्ल्ड वार टू के रूप में हुआ, अब उसकी चर्चा करेंगे। बेनिटो मुसोलिनी ने अफ्रीका के सोमालिया देश की हद पर लगते हुए देश अबिनिशिया पर कब्जा कर लिया। इटली भी एड्रियाटिक सी के मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, जिसके चलते उन्होंने अल्बानिया पर कब्जा किया। उधर एशिया की तरफ जापान ने चाइना पर एक और हमला करते हुए बीजिंग और शंघाई के इलाके पर कब्जा किया और उस समय चाइना की राजधानी नानकिंग को घेर लिया। उधर यूरोप की तरफ जर्मनी और इटली सरेआम ऑफिशियली दोस्त बन गए थे और पैक्ट ऑफ स्टील प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर लिए थे। अब हिटलर का इरादा पोलैंड पर कब्जा करने का था। उस समय स्टालिन रशिया के प्रेसिडेंट थे। हिटलर ने स्टालिन के साथ समझौता किया कि वह उसे पोलैंड पर अधिकार जमाने दे और वो दोनों मिलकर इस देश को आधा आधा बांट ले। स्टालिन के साथ जर्मनी के इस समझौते ने फ्रांस और ब्रिटेन के कान खड़े कर दिए थे, क्योंकि ये देश बहुत बड़ी शक्ति बन सकते थे। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और ब्रिटेन व फ्रांस ने जर्मनी पर हमला कर दिया। रशिया और जर्मनी के संयुक्त हमले में पोलैंड पर कब्जा कर लिया गया और फ्रांस व ब्रिटेन की सेनाएं हार का मुंह देखकर जर्मनी के बॉर्डर से ही वापस मुड़ गई। हिटलर का मकसद था कि वो फ्रांस पर अटैक करेगा, यूके को परास्त करेगा और सोवियत यूनियन के ऊपर हमला करते हुए इन सभी पड़ोसी दुश्मनों को जड़ से खत्म करके एक मजबूत जर्मनी की स्थापना करेगा। इसलिए उसने फ्रांस पर हमला कर दिया। हिटलर के पास ब्लिट्जक्रीग युद्ध नीति थी। जैसे ही जर्मन फौजी फ्रांस की तरफ बढ़े, उन्होंने हजारों रिफ्यूजीज को फ्रांस की तरफ कूच करवा दिया, जिससे कि वेस्टर्न आर्मीज थोड़ा कमजोर पड़ गए ताकि सिविलियंस को बचा सके। फ्रांस और जर्मनी में आर्देनेस क्षेत्र था, जो कि गहरी खाइयों और जंगल्स जैसी प्राकृतिक बाधाओं से भरा था और फ्रांस सोचता था कि जर्मनी शायद इस एरिया से हमला करेगा, लेकिन हिटलर ने भारी मात्रा में सेना को उसी रास्ते से फ्रांस में एंटर करवाया और एलाइड फोर्सेस को पीछे से घेर लिया और उन्हें बुरी तरह हराकर फ्रांस पर कब्जा कर लिया। जो जर्मन वर्ल्ड वार वन में नहीं कर सका था, वो हिटलर ने कर दिखाया था। इस समय विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी बहादुरी और युद्ध नीति की दाद देनी बनती है। तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने ब्रिटेन को सरेंडर नहीं करने दिया। हिटलर ने अब ग्रेट ब्रिटेन पर हमला कर दिया। हिटलर ने लंदन पर हवाई हमले शुरू किए और चर्चिल ने बर्लिन पर। चर्चिल के जवाबी हवाई हमलों में हिटलर के कई जंगी जहाज तबाह हुए, लेकिन बमबारी जारी रही। दोस्तों, लग रहा होगा कि ब्रिटेन अकेला रह गया था, लेकिन नहीं। उसके पास एलाइड कॉलोनीज के रूप में बहुत सारे देश सपोर्ट में थे
और कुछ कॉमनवेल्थ देश भी उसकी सपोर्ट में खड़े थे। मुसोलिनी ने देखा कि हिटलर भाई तो धूम मचा रहा है, तो उसने भी आक्रामक रूप ले लिया और सोमालिया पर कब्जा कर लिया, जो कि ब्रिटेन के कब्जे में था। फिर उसने ब्रिटेन की कॉलोनी इजिप्ट पर हमला किया, लेकिन वहां कामयाब ना हो पाया। ग्रीस पर हमला करके तो उसे मुंह की खानी पड़ गई थी। ग्रीस में ब्रिटेन ने जब सेना की तैनाती बढ़ाई तो हिटलर को फिर चिंता हुई और उसने हंगरी का कान मरोड़ा और त्रिपार्टाइट पार्ट पर हस्ताक्षर करवा लिए। बाद में रोमानिया भी इस पैक्ट में शामिल हो गया। यह संधि इटली, जर्मनी और दूसरे कई पड़ोसी देशों ने मिलकर की थी ताकि ये कहीं एलाइड पावर्स को ज्वाइन न कर लें। उधर अमेरिकन इलेक्शन में 1940 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चुनाव जीतकर प्रेसिडेंट बने। विंसलेट चर्चिल ने उन्हें यूके को युद्ध में सहायता करने की मांग की। रूजवेल्ट ने डायरेक्टली युद्ध में ना उतरकर हथियार व गोला बारूद के रूप में युद्ध सामग्री समुद्री मार्ग से ब्रिटेन को भेजने का निर्णय लिया। उस वक्त जर्मन के पास यू बोट सबमरीन काफी विकसित हो चुके थे, जिनका की इस्तेमाल वर्ल्ड वार 1 में भी किया गया था। इन यू बोट्स ने अमेरिका के मदद सामग्री से भरे कई शिप्स को तबाह करना शुरू कर दिया। इसी समय एलन ट्यूरिंग, जिनका जिक्र हमने पहले की एक वीडियो में किया था, उनका विशेष योगदान रहा। उन्होंने एनिग्मा कोड को क्रैक करने की एक मशीन बनाई, जिससे यू बोट्स को दिए जाने वाले सिग्नल्स को कैच किया जा सकता था और इससे उन सबमरीन से होने वाले नुकसान को लगभग ना के बराबर कर दिया गया। उधर हिटलर ने बल्गेरिया को साथ मिलाकर यूगोस्लाविया पर कब्जा कर लिया। अब ब्रिटेन जर्मनी के लिए कोई बड़ा थ्रेट नहीं था। उसने अब रशिया पर हमला बोल दिया। इस संसार के इतिहास का सबसे बड़ा थल युद्ध इसे कहा जा सकता है। हिटलर का सबसे बड़ा सपना था रशिया पर कब्जा करना और उसे यह मौका मिल गया था। उसने पूरी शिद्दत से हमले करके बायलिस्टोक, मिस्क, स्मोलेंस्क और कीव पर कब्जा करते हुए रशिया के बड़े भूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि विलन तो नहले पे दहले मारता जा रहा है और हीरो की अभी तक एंट्री नहीं हुई। इसी वीडियो के पार्ट 2 में देखिएगा कि कैसे आज के हीरो जीरो बनते हैं और जीरो हीरो बन जाते हैं और तख्ता पूरी तरह पलट जाता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत आभार।